आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 18 अगस्त दिन शुक्रवार। मेरा नाम खुशबू कुमार है और ये है पॉडकास्ट आज का दिन। भाजपा जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लेकर आई, तो कांग्रेस ने भी उसी दिन संगठन में बड़े बदलाव किए। तो किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है और क्या कांग्रेस कर्नाटक के फुटस्टेप्स फॉलो कर रही है, आज के दिन में सबसे पहले इसी की होगी बात। फिर बात करेंगे आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया है, तो इस कदम से क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान, जानेंगे पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट से। और आखिर में बात होगी आज से शुरू होने वाले भारत आयरलैंड के बीच T20 सीरीज की। बताएंगे कैसे बुमराह के लिए ये सीरीज लिटमस टेस्ट है। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं शुभम तिवारी से। मणिपुर में कुकी विधायकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग। विधायकों ने कहा 5 जिलों के लिए अलग हो डीजीपी और मुख्य सचिव। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा निलंबन पर आज विशेषाधिकार समिति करेगी चर्चा। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को नीरव कहा था। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे। पैंगोंग लेक पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल मेमोरियल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में स्वतंत्रता दिवस आज पहले पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किए गए थे। विरोध के बाद दोबारा खींची गई रेड क्लिफ लाइन। बढ़ते हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमेटी बनाने का दिया था आदेश। बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राजस्थान के कोटा में छात्रों में बढ़ते सुसाइड के मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोचिंग संचालकों के साथ करेंगे बैठक। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में 6.3 तीव्रता का भूकंप, खाली कराई गई इमारतें। कल जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो कांग्रेस की ओर से भी शाम को ही संगठन में बड़े फेरबदल की खबर आई। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी महासचिव और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पार्टी ने पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। अजय राय ने भाजपा से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी से वाराणसी सीट पर चुनाव मैदान में भिड़ चुके हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ भी अजय राय का पुराना इतिहास रहा है। अजय के भाई अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने दिन दहाड़े की थी। फिलहाल कांग्रेस यूपी में अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी ने अजय राय को राज्य का कमान सौंपकर क्या राजनीतिक दांव खेला है, पूछा मैंने लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। बेली पूर्वांचल के उस बिरादरी से आते हैं जिसकी कह सकते हैं जो जातीय दृष्टि से जो बड़ा ही प्रभुत्व वर्ग माना जाता है, भूमियार बिरादरी से है। हालांकि इनका जो मैक्सिमम अभी तक पॉलिटिकल लाइफ रहा है वो बीजेपी में रहा है, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद अब जो नए समीकरण के तरीके से इसको देखा जा सकता है। इस अध्यक्ष खाबी थे जिन्हें हटाया गया, जो कि दलित बिरादरी से थे। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे खुद दलित है, ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रिस्क ले सकती थी और उसने भूमियार जाति पर बिरादरी पर दांव लगाया है। और सिर्फ पूर्वांचल का होना मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस दबंगता से इन्होंने 2 चुनाव लड़ा है, भी कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इसे कंसिडर किया है और साथ साथ एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अजय राय को उन्होंने सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो अपनी नई जातीय समीकरण बिठा रही है, जिसमें जो उनके पहले से जो उनका वोट बैंक रहा है, यानी कि ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, इसे जोड़ने की कवायद है। तो जो भूमियार बिरादरी है, इसे ब्राह्मणों का ही एक शाखा मानी जाती है। तो इसे देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने कोर वोट बैंक की तरफ लौट रही है और उसमें अजय राय को एक दबंग नेता के तौर पर माना जाता रहा है, जो कि पूर्वांचल से आते हैं और इनके कह सकते हैं कि इन्होंने 2-2 हाथ उस इलाके के बाहुबलियों से भी किए हैं। अवधेश राय इनके बड़े भाई थे, जिनकी हत्या में अंसारी बंधुओं का नाम आया है और ये इनकी लड़ाई मुख्य तौर पर हम मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स को ये कमान दी है जो 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए एक कह सकते हैं कि एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर सामने किया है जो सड़कों पर लड़ाई लड़ सकता है।
शुक्रिया अभिषेक। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस ज्यादा बेहतर स्थिति में है, तो ऐसे में वहां नए प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये काम सौंपा गया है। कर्नाटक में इस काम को सुरजेवाला ने बखूबी निभाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी, पूछा हमने लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। देखिए, मध्य प्रदेश की चुनाव सर पर है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जेपी अग्रवाल जो कि इससे पहले इंचार्ज थे, उनकी कमलनाथ से ज्यादा बन नहीं रही थी। मामला इतना तूल पकड़ लिया था कि बात प्रियंका गांधी वाड्रा तक आ गई थी और यहाँ तक कि जब जेपी अग्रवाल मध्य प्रदेश जाते थे तो उनका जो शेड्यूल है या उनका जो प्लान है वो जारी भी नहीं करता था पीसीसी मध्य प्रदेश का। तो इसके मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला किया कि रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश लाया जाए। और इससे पहले कर्नाटक में उन्होंने जो है काफी अच्छा काम किया, पार्टी वहाँ पे सत्ता में आई और उसका काफी श्रेय जो है रणदीप सुरजेवाला की प्लानिंग पे गया कि किस तरह से उन्हें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच तालमेल बैठाया। तो जब क्षेत्रीय क्षत्रप जो है पार्टी के वो काफी दमदार हो तो रणदीप सुरजेवाला ने मध्यस्थता करके उनकी जो आपस में अनबन थी उसको शांत रखा और दोनों नेताओं को एकजुट होके पार्टी को एक यूनाइटेड तौर से जनता के सामने पेश किया। और यही चुनौती उनके लिए मध्य प्रदेश में भी होगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो पार्टी नेतृत्व है, राज्य इकाई है, उसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे तमाम नेता हैं, कांतिलाल भूरिया है, और कैसे उनमें समन्वय बैठाना है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। उसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, खरगे के शेड्यूल और कैंपेन प्रचार सबका दारोमदार पार्टी के इंचार्ज पर आता है और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज देके पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया। और मौसमी कांग्रेस ने गुजरात के संगठन में भी बदलाव किए हैं, तो इसे राजस्थान के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप देखें कि गुजरात के प्रभारी भी बदले गए हैं, मुकुल वासनिक जो काफी विश्वास के पात्र हैं पार्टी नेतृत्व के, उनको दारोमदार दिया गया है। तो अपने आप में पार्टी जो है रघु शर्मा को, क्योंकि वो राजस्थान के नेता है, वहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, तो रघु शर्मा को फ्री कर रही है क्योंकि उनकी जरूरत राजस्थान में होगी, उनको चुनाव भी लड़ना है। और इसके मद्देनजर गुजरात का एडिशनल प्रभार संभालना चुनाव लड़ने के साथ साथ उनके लिए मुश्किल हो सकता था। यही वजह है कि मुकुल वासनिक को वहाँ का प्रभार दिया गया है, जो कि पहले भी कई राज्यों के इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रह चुके हैं। और पार्टी ये जानती है कि क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, इसलिए वहाँ पे जो भी जनरल सेक्रेटरी हो वो अनुभवी हो, क्योंकि कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है वहाँ पे, तो कांग्रेस को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। 2024 के चुनावी रण में परफॉर्मेंस को थोड़ा सा दुरुस्त करना, गुजरात में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में पिछले सफाया हो गया था, तो वो भी एक बड़ी चुनौती होगी और मुकुल वासनिक पर पार्टी ने इसको लेके विश्वास जताया। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद अनवर उल हक काकर को देश का केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। काकर के कैबिनेट में मुशाल हुसैन मानव अधिकारों पर पीएम की विशेष सहायक होंगी। मुशाल के बारे में अगर हम बताएं तो वो कश्मीर के अलगाववादी नेता और टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद यासीन मलिक की पत्नी हैं। मुशाल अपने पति के लिए पाकिस्तान के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगातार अपील कर रही हैं कि उनके पति को बचाया जाए क्योंकि वो बेगुनाह हैं। रही बात मुशाल हुसैन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाने की, तो उनके पास पाकिस्तान के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। देश का संविधान कहता है कि जिस व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता है उसे मंत्री पद नहीं दी जा सकती है, मगर हाँ, बतौर सलाहकार प्रधानमंत्री के साथ काम कर सकती हैं। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत पाक के रिश्ते को ये प्रभावित कर सकती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले कुछ दिनों से शांति की पहल पर जोर दे रहे थे। इस सवाल को पूछा हमने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सईद से।
देखिए, मिशाइल मलिक को मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड विमेन एम्पावरमेंट नहीं लगाया गया। इंप्रेशन ये है कि उनको मिनिस्टर लगाया गया है। मिशाइल मलिक को एक स्पेशल एडवाइजर लगाया गया है टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड विमेन एम्पावरमेंट। जो फुल मिनिस्टर हैं वो एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन खलील जॉर्ज उनका नाम है। उनको मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड विमेन एम्पावरमेंट लगाया गया है। तो मिशाइल मलिक का जो एडवाइजरी रोल है उसमें वो पॉलिसी मेकिंग उनका रोल नहीं है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के साथ या इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन तो तब स्पाइल हों कि उनके पास मिशाइल मलिक के पास कोई पॉलिसी मेकिंग पोजीशन हो। वो पॉलिसी मेकिंग पोजीशन में नहीं है, वो एक एडवाइजरी पोजीशन में तैनात की गई हैं या उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। लेकिन मुशाल हुसैन को प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी अपनी राजनीतिक पहचान क्या है? कश्मीर को लेकर वो क्या राय रखती हैं? जी, मिशाइल मलिक का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। और अगर आप ये कहें कि उनकी फैमिली का या उनका अपना कोई स्टैचर है तो वो बिल्कुल कोई उनका स्टैचर नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग हैं मिशाइल मलिक को सिर्फ यासीन मलिक की अहलिया के तौर पे जानते हैं और फिर एक ऐसी खातून के तौर पे जानते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए और साथ ही साथ कश्मीर में जो कि इंडियन कंट्रोल कश्मीर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या इंडियन हेल्ड कश्मीर उसे यहाँ पे कहा जाता है। उस कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज होती हैं उनके ऊपर आवाज उठाती हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर बात करती हैं। और मिशाइल मलिक बेसिकली जो पाकिस्तान की स्टेट नैरेटिव है इन टर्म्स ऑफ विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, वो उसको फॉलो करती हैं, उसके ऊपर बात करती हैं। अगर आप कश्मीर के हवाले से भी मिशाइल का जिक्र करें तो आपको पता चलेगा कि मिशाइल की कश्मीर के बारे में जो ओपिनियन है वो उनके हस्बैंड यासीन मलिक से बिल्कुल डिफरेंट है। यासीन मलिक आज़ाद कश्मीर चाहते हैं, इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। मिशाइल जो है वो कश्मीर ऐसा चाहती हैं जो पाकिस्तान के साथ हो। तो उनकी पॉलिटिकल जो आप स्ट्रक्चर कहें तो वो नहीं है, लेकिन उनकी इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद है। शुक्रिया एजाज सईद। मुशाल के पिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अर्थशास्त्री थे और उनकी मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बड़े पदों पर रह चुकी हैं। वहीं उनका भाई अमेरिका में प्रोफेसर है। मुशाल हुसैन की शादी यासीन मलिक से साल 2009 में हुई थी। और अब खबर खेल के मैदान से। आज से इंडिया और आयरलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत होगी। भारतीय टीम की अगुवाई लगभग 1 साल बाद मैदान पर वापसी कर रहे पेसर जसप्रीत बुमराह करेंगे। लंबी इंजरी के बाद प्रसिद्ध कृष्णा की भी टीम में वापसी हुई है। स्पिन खेमे की जिम्मेदारी रवि बिश्नोई, शहबाज अहमद और वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर होगी। स्टार प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, संजू सैमसन बैटिंग डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। यहाँ तक के लिए हेड कोच राहुल द्रविड़ और नेशनल प्रमुख अकेडमी के चीफ VVS लक्ष्मण भी टीम के साथ मौजूद नहीं होंगे। कोच सितांशु कोटक और साईराज बहुतुले टीम के मार्गदर्शन और हौसला अफजाई के लिए साथ होंगे, लेकिन इस सीरीज में सबकी नज़र जसप्रीत बुमराह की वापसी पर होगी। तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये सीरीज भारतीय पेसर के लिए? बात की हमने आज तक रेडियो के खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह के ऊपर निगाह होगी, क्योंकि आने वाले समय में 2 बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हैं अभी भारत के सामने। पहले एशिया कप और इसके बाद वनडे वर्ल्ड कप। तो यकीनन एक लंबी इंजरी ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में आ रहे हैं। पहली श्रृंखला खेलेंगे एक लंबे अरसे के बाद, तो यकीनन उनके ऊपर निगाह तो होगी। और भारतीय फैंस हों या फिर मैनेजमेंट हो, ये चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह अच्छी रिदम में नज़र आएँ, अच्छे लय में नज़र आएँ, फिटनेस में नज़र आएँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो इस दौरे में परखी जाएगी। एक तो है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, वो कितना अब इंजरी के बाद वापस आकर के उस रिदम में है, और दूसरा ये कि किस फॉर्म में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इस दौरे में बहुत महत्वपूर्ण हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर के। जहाँ तक अन्य पेसर्स की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा भी एक फास्ट बॉलर हैं जो जिनके ऊपर थोड़ी निगाह रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो इंजर्ड नहीं हुए थे उससे पहले वो भारतीय टीम के इर्द गिर्द थे, कंटेंशन में थे। तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी फॉर्म को हासिल करने की कोशिश करेंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा भी चाहेंगे कि जो वो इंजरी से पहले कंटेंशन में भारतीय टीम के थे वो दोबारा वापस आएँ। तो ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं जिनके ऊपर इस दौरे पर निगाहें रहने वाली हैं।
इकबाल, इस सीरीज के लगभग सभी बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, कोच भी साथ नहीं होंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, इस लेवल पर कई बार हमने कई बड़े कोचेस से या बड़े दिग्गज प्लेयर्स से ये सुना है कि इस लेवल पर कोचिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आप इस लेवल पर पहुंचते हैं बहुत सारे मरहलों से गुजरने के बाद। तो डेफिनेटली कोचिंग इतना बड़ा कोई समस्या नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट के तौर पर वहाँ पर सैराज बाहुतुले और वगैरह वगैरह लोग हैं, वहाँ पर सुधांशु कोटक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई चैलेंज आना चाहिए कि कोच के बगैर भारतीय टीम वहाँ गई है। जसप्रीत बुमराह भी एक बार भारत का नेतृत्व कर चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच उन्होंने लीड किया था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई ये सवाल है कि कोच नहीं है तो क्या होगा वहाँ पर भारतीय टीम का। हाँ, नई टीम है, नए खिलाड़ी हैं और नए खिलाड़ियों के ऊपर निगाह रहेंगी। नए नए खिलाड़ी चाहेंगे कि वो एस्टैब्लिश करें अपने आप को। और आयरलैंड का दौरा जो कि मुझे लगता है कि अब तक जो रहा है आयरलैंड का दौरा, अगर इतिहास उठाकर देखें तो भारत के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं रहा है। अमूमन नए प्लेयर्स ही आयरलैंड दौरे पर जाते रहे हैं। पिछले दौरे में भी 2022 में भी दीपक हुड्डा ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, उमरान मलिक भी उस टीम में थे। हालांकि पांड्या, भुवनेश्वर, ये तमाम बॉलर्स भी थे, खिलाड़ी भी थे जो थोड़ा सा तजुर्बा उनके पास था। बट तुलनात्मक रूप से आयरलैंड में जो सेकेंड स्ट्रिंग टीम है वही जाती रही है। 2018 की बात करें या 22 की बात करें, और दोनों बार हमने सीरीज जीती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जी, और टीम वेस्ट इंडीज से सीरीज हारकर आयरलैंड जा रही है। आयरलैंड के पास भी कुछ T20 के बड़े नाम हैं, भारत की टीम नहीं है, तो उलटफेर देखने को मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल उलटफेर हो सकता है। उलटफेर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि अगर इस भारतीय टीम को अगर आप देखें, जो भारत की टीम वहाँ गई है और जो आयरलैंड की टीम है, ऑब्वियसली आयरलैंड अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है, तो डेफिनेटली अपने होम कंडीशन में खेलने का फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि उनके पास पॉल स्टर्लिंग जैसा बहुत अनुभवी कप्तान है, साथ ही साथ कर्टिस कैम्फर हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, और बैलबर्नी हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और बॉलिंग में जोशुआ लिटिल हैं, जॉर्ज डॉकरेल को अच्छा खासा अनुभव हो गया है। तो डेफिनेटली प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं आयरलैंड के पास। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले 2 दौरों की बात करें, 4 मैचेस डबलिन में भारत ने खेले हैं और चारों में भारत जीता है। तो और नई टीम लेकर के भारत जीता है ये 4 मैच। तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आयरलैंड को हराया नहीं जा सकता। बट थोड़ा सा इस टीम को जब मैं देखता हूँ, भारत की टीम को ऊपर से नीचे तक, थोड़ा सा मुझे कॉम्बिनेशन जो है, कई बार कॉम्बिनेशन को लेकर के मुझे सवाल होता है, कई बार मुझे फॉर्म को लेकर के, स्थिरता को लेकर के सवाल होता है, और वही चीज़ कहीं भारतीय टीम के आड़े ना आ जाए। वरना कोई बहुत मुश्किल भारतीय टीम को नहीं होनी चाहिए इस श्रृंखला को जीतने में। बट यस, आप आयरलैंड जैसी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच 20 और 23 अगस्त को खेला जाएगा। इससे पहले भारत और आयरलैंड के बीच 5 T20 मैचेस खेले गए हैं और भारत को सभी में जीत मिली है। और अब वक्त हो गया है अखबारों का हाल लेने का। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। हिंदुस्तान अखबार के हवाले से शुरुआत। चांद पर उतरने को यान से अलग हुआ विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 अभियान। चंद्रमा की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर बची दूरी। आज चंद्रमा के और नजदीक चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद है। 5 अगस्त को चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा था। वहीं केंद्र सरकार ने एक खबर है कि थोक में मोबाइल सिम कार्ड बेचने पर रोक लगा दी है और इसकी जगह कॉमर्शियल कनेक्शन की नई अवधारणा पेश की जाएगी। टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए हैं। इसके अलावा 67,000 विक्रेताओं का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। वहीं एक खबर उत्तर प्रदेश से, यहाँ वाहनों पर, गाड़ियों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर नहीं चल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं बड़ी हो जाती हैं, इसलिए क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग नियमित रूप से कराई जाए और गाड़ियों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई चल न पाए। मणिपुर से जुड़ी खबर मैं भास्कर पर पढ़ रही हूँ। इसकी जांच के लिए CBI ने 53 अफसरों की लिस्ट तैयार की है। इनमें 29
महिलाएं शामिल हैं और इन अफसरों को देश भर के सीबीआई ऑफिस से इकट्ठा किया गया है। और ऐसे हिंसा के मामलों में पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स को निगरानी अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए सीबीआई ने 3 डीआईजी और 1 पुलिस सुपरिंटेंडेंट को जांच की निगरानी करने के लिए भेजा है। और ये डीआईजी अधिकारियों के नाम है लवली कटियार, निर्मला देवी और मोहित गुप्ता। जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम उपाध्याय जो है वो इस पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजवीर उन्हें रिपोर्ट करेंगे। तो ये अपनी तरह का एक पहला मोबिलाइजेशन है अधिकारियों के मुताबिक, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को एक साथ सर्विस में तैनात किया गया है। कल स्वीडन में धार्मिक किताब जलाए जाने वाली खबर की हमने बात की थी। आज वहीं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से खबर ये है कि देश में आतंकवादी खतरे को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। स्वीडिश पुलिस ने यह आशंका जताई है कि देश में कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। दरअसल वहां पुलिस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी और उसमें कुरान जलाना भी शामिल था। इसके बाद दुनिया भर के इस्लामी देशों में उसकी आलोचना होने लगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा की है और ये चीनी जो मध्यस्थता हुई थी उसके बाद शांति समझौते के तहत ईरान की किसी टॉप लीडरशिप की पहली सऊदी अरब यात्रा है। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की बात की गई है। ये दोनों देश लंबे समय से मध्य पूर्व में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के तौर पे देखते हैं, लेकिन चीन ने बीच बचाव करके इन दोनों के बीच में एक राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। वहीं 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के 2 साल पूरे हुए और अब वहां से जानकारी ये है कि अफगानिस्तान में सभी राजनीतिक दलों को बैन कर दिया गया है। और अफगानिस्तान के गृह मंत्री हैं शेख मौलवी अब्दुल हकीम। उनका कहना था कि राजनीतिक दल के होने से कोई भी पार्टी शरिया कानून पर खरी नहीं उतरती और शरिया कानून ही सर्वोच्च है। तो महिलाओं पर प्रतिबंध के बाद अब एक अगला पड़ाव राजनीतिक दलों पर भी तालिबान ने लगा दिया है। वहीं पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कैबिनेट का जो ऐलान किया है उसके बारे में आपने आज के दिन वाले हिस्से में बताया ही। इसमें कुल 16 मंत्रियों को और 3 सलाहकारों को शपथ दिलाई गई है। इन्हीं सब में एक कश्मीर के आतंकी यासिन मलिक की पाकिस्तानी मूल की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इनके अलावा 4 और लोग भी स्पेशल एडवाइजर बनाए गए। और अब चलते चलते जान लेते हैं 18 अगस्त का इतिहास। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन से जा रहे थे वो लापता हो गया। 1868 में आज ही के दिन फ्रांस के खगोल शास्त्री जूल्स जैनसन ने पहली बार हीलियम को ऑब्जर्व किया। 1951 में IIT खड़गपुर की स्थापना हुई। ये देश का पहला IIT है। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। तो फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी सोमवार को। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे अगली मुलाकात 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।